नमस्ते। मैं आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपको अपनी आंखों और कानों पर यकीन ना हो, लेकिन दुनिया के कुछ कोनों में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें विज्ञान आज भी मानने से इनकार करता है। यह कहानी साल 2014 की है, जब सर्दियों की आहट कनाडा के अल्बर्ट प्रांत के सुदूर इलाके में महसूस होने लगी थी और वहाँ के घने जंगलों में सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी खुद की सांसें भी किसी शोर की तरह सुनाई देती थी। मेरा नाम थॉमस है और मैं पिछले कई सालों से इन इलाके के इतिहास और वहाँ की लोक कथाओं पर शोध कर रहा हूँ। लेकिन जो अनुभव मार्क और उसके परिवार के साथ हुआ, उसने मेरी सोचने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल दिया। मार्क अपनी पत्नी सारा और अपनी 7 साल की बेटी लिली के साथ शहर की भागदौड़ से दूर एक पुराने लकड़ी के घर में रहने आया था, जो उसके दादाजी ने 60 की दशक में बनवाया था और जो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच स्थित था। शुरुआत में सब कुछ बहुत शांत था और सुखद लग रहा था। सुबह की ताज़ी हवा और परिंदों की आवाज़ें मन को शांत कर देती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मार्क को महसूस होने लगा कि उन घने देवदार के पेड़ों के पीछे से कोई लगातार उनके घर पर नज़र बनाए रखा है। शुरुआत में मार्क ने इसे केवल अपना वहम समझा, क्योंकि इतने बड़े और सुनसान इलाके में अकेले रहने पर अक्सर मन में ऐसे विचार आने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा और एक अजीब सी भारीपन हवा में महसूस होने लगी। सारा ने भी गौर किया कि रात के समय जब वो सोते हैं तो घर की बाहरी दीवार पर कोई बहुत ही हल्के हाथों से खुरचने जैसी आवाज़ें करता है, जैसे कोई जानवर अपनी उपस्थिति के बारे में बता रहा हो। मार्क को लगा कि शायद कोई पहाड़ी शेर या भालू भोजन की तलाश में घर के चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए उन्होंने घर के चारों तरफ सुरक्षा के इंतजाम करना शुरू कर दिया था और बाहर की लाइट रात भर जलाए रखने का फैसला किया था। लेकिन वह रात सबसे ज़्यादा बेचैन करने वाली थी जब लिली ने सोते समय अपनी माँ से कहा कि खिड़की के बाहर एक बहुत ही पतला और लंबा आदमी खड़ा है, जिसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद है और वह उसे बाहर बुला रहा है। सारा ने उसे डरावना सपना समझाकर सुला दिया। लेकिन उस रात मार्क की नींद अचानक 2:30 बजे के करीब खुली, जब उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान सामान्य से बहुत कम हो गया है और बाहर का सन्नाटा बहुत ही डरावना लग रहा है। मार्क ने हिम्मत जुटाई और हाथ में टॉर्च लेकर घर के पिछले हिस्से की ओर चला गया, जहाँ से उसे कुछ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। वह आवाज़ किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी मशीन घिस रही हो। जब उसने टॉर्च की रोशनी पेड़ों के झुरमुट की तरफ डाली तो उसे कुछ सेकंड के लिए एक ऐसी आकृति दिखाई दी जो इतनी दुबली थी कि उसकी हड्डियां खाल से बाहर झांक रही थी और उसके हाथ जमीन को छू रहे थे। वे जीव पल भर के लिए दिखा था और पलक झपकते ही अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। लेकिन उसकी उस एक झलक ने मार्क के मन में एक गहरा खौफ पैदा कर दिया था, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी ऐसा प्राणी नहीं देखा था। अगले दिन मार्क ने आसपास के पुराने निवासियों से पूछताछ की तो उन्होंने दबी जुबान में उस जीव का नाम लिया, जिसे वे रेक कहते हैं, और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वह एक बार किसी का पीछा करना शुरू कर दे तो वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक वह उसे अपना शिकार ना बना ले। मार्क को अब समझ आ रहा था कि वह जिसे साधारण जंगली जानवर समझ रहा था, वह दरअसल एक ऐसा प्राचीन और भयानक जानवर है जिसका सामना करने की ताकत किसी इंसान में नहीं है और जिसका असली मकसद अभी तक उनके सामने नहीं आया था। जैसे जैसे शाम दोबारा ढलने लगी, पूरे घर में एक अजीब सा डर फैल गया और मार्क ने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया। लेकिन उसे अंदर से यह महसूस हो रहा था कि दीवारें भी उन्हें उस चीज़ से नहीं बचा पाएगी जो बाहर अंधेरे में उनका इंतजार कर रही है। सारा और लिली को उसने ऊपर के कमरे में सुरक्षित कर दिया और खुद नीचे बैठकर उस भयानक रात के गुजरने का इंतजार करने लगा। जबकि बाहर की हवा अब तेज हो गई थी और पेड़ों की टहनियाँ घर की छत से टकराकर एक भयानक आवाज़ पैदा कर रही थी। मार्क की नज़र लगातार सामने वाले दरवाजे पर टिकी थी और उसके कान हर छोटी से छोटी आहट को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी उसे महसूस हुआ कि रसोई के वेंटिलेशन पाइप से
कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वह जीव इतना लचीला था कि वह किसी भी छोटी जगह से खुद को निकाल सकता था, और मार्क को यह समझ आ गया था कि यह रात केवल शुरुआत है उस खौफनाक सिलसिले की जो उनके परिवार को तबाह करने के लिए काफ़ी था। अभी तक उस जीव ने कोई सीधा हमला नहीं किया था, वह सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर उन्हें मानसिक तौर से बिगाड़ रहा था, जो कि उसकी सबसे बड़ी चाल थी, ताकि शिकार खुद कमज़ोर पड़ जाए। अब सन्नाटा और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था और मार्क को लगने लगा था कि वह जीव अब घर के अंदर प्रवेश करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा, क्योंकि उसकी फुसफुसाहट अब पहले से कहीं ज़्यादा साफ और पास से सुनाई दे रही थी। वह बार बार लिली का नाम पुकारने जैसी आवाज़ें निकाल रहा था, जो कि सुनकर ही रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव था, और मार्क को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस अदृश्य मुसीबत से अपने परिवार को कैसे बचाए। उस रात की हर एक बीतती घड़ी 1 साल के बराबर लग रही थी, और मार्क को बार बार अपनी खिड़कियों के कांच पर किसी के ठकठकाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन वह जब वहाँ टॉर्च जलाता तो सिर्फ अंधेरा और धुंध के सिवा उसे कुछ नहीं मिलता। यह उस खौफनाक कहानी का पहला हिस्सा था, जहाँ डर ने अपने पैर पसारने शुरू किए थे और उस जीव ने अपनी पहली चाल चल दी थी, जिसका परिणाम आने वाले समय में और भी ज़्यादा भयानक होने वाला था। रात के उस भयानक सन्नाटे में जब मार्क नीचे वाले कमरे में अकेला बैठा था, उसे ऊपर वाले कमरे से सारा के जोर जोर से सिसकने की आवाज़ सुनाई दी, जिसने उसके दिल की धड़कन एकदम से तेज कर दी। वह दौड़कर ऊपर पहुंचा और देखा कि सारा बिस्तर पर बैठी कांप रही थी और उसकी उंगलियां खिड़कियों की उस छोटी छेद की तरफ इशारा कर रही थी, जहां से बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उस छेद के पास ताज़ा खून की कुछ बूंदें गिरी हुई थी और खिड़की के कांच पर किसी ने बहुत ही बेरहमी तरीके से अपनी उंगलियों के निशान छोड़े थे, जो इंसानी उंगलियों से कई गुना लंबे और पतले लग रहे थे। लिली, जो अब गहरी नींद में थी, अचानक अपनी नींद में बड़बड़ाने लगी और उसने एक ऐसी भाषा में कुछ शब्द कहे जो मार्क और सारा ने पहले कभी नहीं सुना था। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई दूसरा उसके गले से बोलने की कोशिश कर रहा हो। मार्क ने तुरंत लिली को गोद में उठाया और उस कमरे के बीचों बीच ले आया, जबकि सारा ने अलमारी के पीछे से अपनी पुरानी टॉर्च निकाली, जिसकी रोशनी अब धुंधली पड़ती जा रही थी। अचानक घर की छत पर किसी के बहुत तेज दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही भारी चीज़ छत की लकड़ियों को तोड़कर नीचे आने की कोशिश कर रहा हो। मार्क ने देखा कि छत की सीलिंग से धीरे धीरे धूल गिर रही थी और वहाँ से एक ऐसी गंध आने लगी थी जो बिल्कुल किसी सड़ी हुई मछली और पुराने चमड़े के जैसी थी। उसने हिम्मत जुटाकर एक लकड़ी की सीढ़ी उठाई और छत के गुप्त दरवाजे की तरफ बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही उसने उस दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया, वहाँ से एक लंबी और सफ़ेद रंग की उंगली नीचे की तरफ लटकी, जिसे देखकर मार्क पीछे की तरफ गिर पड़ा। वह क्रिएचर अब घर के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ चुका था और वह सीधा उनके सिर के ऊपर बैठा हुआ था, उनकी हर हरकत पर नज़र रख रहा था। उसकी फुसफुसाहट अब पहले से कई गुना ज़्यादा और तेज़ थी। वह बार बार मार्क का नाम इस तरीके से पुकार रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा रोते हुए अपने पिता को बुलाता है, जो सुनने में बेहद डरावना लग रहा था। जैसे ही मार्क ने अपनी बंदूक निकाली, पूरे घर की बिजली अचानक गुल हो गई और सब कुछ एकदम घुप अंधेरे में डूब गया। केवल खिड़की से आने वाली चांदनी ही कमरे में थोड़ा सा उजाला कर पा रही थी। उसी धुंधली रोशनी में मार्क ने देखा कि वह जीव धीरे धीरे छत के उस दरवाजे से नीचे उतर रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी सांप की तरह मुड़ी हुई थी और उसके पैर जमीन पर छिपकली की तरफ चिपके हुए थे। सारा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और लिली को कसकर पकड़ लिया, जबकि वह जीव अब भी फर्श पर खड़ा होकर अपनी गर्दन को अजीब तरीके से चटका रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में दो जलती हुई कोयलों की तरह चमक रही थी और वह बिना कोई आवाज़ किए धीरे धीरे उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। उसके हर कदम के साथ फर्श की लकड़ियाँ चरमरा रही थी। मार्क ने बिना सोचे समझे गोली चलाई, लेकिन वह जीव इतनी फुर्ती से हिला कि गोली सीधा दीवार में जा लगी। वह पलक झपकते ही दोबारा छत के अंधेरे कोने में कहीं ओझल हो गया। अब उन्हें समझ में आ गया था कि वह चीज़ सिर्फ शिकार नहीं करना चाहती, बल्कि वह उनके डर का आनंद ले रही है। वह उन्हें मानसिक रूप से इतना तोड़ देना चाहती थी कि उनके में भागने की हिम्मत ना रहे। कि तभी
रसोई की तरफ से अचानक बर्तन गिरने की बहुत तेज आवाज़ आई और फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया, जैसे मौत का सन्नाटा छा गया हो। मार्क ने सारा से कहा कि उन्हें किसी भी तरह नीचे गाड़ी तक पहुंचना होगा, क्योंकि इस घर के अंदर वे सुरक्षित नहीं थे। लेकिन समस्या यह थी कि वह जीव सीढ़ियों के पास ही घात लगाए बैठा था। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकले, उन्होंने महसूस किया कि गलियारे की दीवारें किसी चिपचिपी पदार्थ से ढकी हुई थी और वहाँ की हवा में इतनी ज़्यादा नमी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक लिली ने मार्क का हाथ झटक दिया और वह अंधेरे गलियारे की तरफ भागने लगी, जैसे कोई उसे सम्मोहित कर कर बुला रहा हो। मार्क और सारा उसके पीछे चिल्लाते हुए भागे, लेकिन तभी वह जीव अंधेरे में लिली के ठीक पीछे खड़ा दिखाई दिया। मार्क ने अपने टॉर्च की पूरी रोशनी उस दिशा में डाली और देखा कि वह जीव अब लिली के कंधे पर अपना वह डरावना हाथ रख चुका था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान थी। वह जीव अपनी जगह से हिला नहीं, बस अपनी उन सफ़ेद आंखों से मार्क की तरफ देखता रहा, जैसे वह उन्हें चुनौती दे रहा हो कि आगे आओ और आके अपनी बेटी को बचा लो। सारा चिल्लाती हुई जमीन पर गिर पड़ी और मार्क का शरीर पूरी तरह सुन्न पड़ गया था, क्योंकि उसने देखा कि उस जीव के नाखून से काले कलर का कोई तरल चीज नीचे निकल रही है, जो कि लिली के कपड़ों पर गिर रहा था। उस पल मार्क को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मुठभेड़ नहीं है, यह बहुत ही भयानक होने वाला है, जिससे वे शायद कभी उभर नहीं पाएंगे। उस भयानक मोड़ पर मार्क का दिल सीने को चीरकर बाहर आने को बेताब था, क्योंकि उसकी नन्ही बेटी लिली उस सफ़ेद और कंकाल जैसे दिखने वाले जीव के पकड़ में थी। मार्क ने अपनी पूरी ताकत बटोरकर टॉर्च की रोशनी सीधा उस जीव के चेहरे पर डाली, जिससे वह जीव अपनी सफ़ेद सी आंखों को सिकोड़ने लगा और उसने एक बहुत ही तीखी फुसफुसाहट वाली आवाज़ निकाली, जो सीधा दिमाग की नसों पर असर कर रही थी। सारा जमीन पर गिरी हुई थी और सिसक रही थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वह जीव लिली के गले की तरफ अपनी नुकीले नाखून बढ़ा रहा है, उसके अंदर की ममता एक जंगली साहस में बदल गई और उसने पास पड़ा एक भारी पीतल का लैंप उठाकर पूरी ताकत से उस जीव की तरफ उछाल दिया। लैंप सीधा उस जीव के कंधे पर जाकर लगा, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और लिली को धक्का देकर वो पीछे की तरफ मुड़ा, जिसका फायदा उठाकर मार्क ने छलांग लगाई और लिली को घसीटकर अपने पीछे कर लिया। वह जीव अब फर्श पर अपने चारों पैरों के बल खड़ा था और उसकी रीढ़ की हड्डी किसी धनुष की तरह मुड़ी हुई थी। उसके मुंह से लार टपक रही थी, जो फर्श की लकड़ी पर गिरते ही एक अजीब सा धुआं पैदा कर रही थी। मार्क ने अपनी बंदूक से एक और फायर किया, लेकिन इस बार भी वह जीव बिजली की फुर्ती से दीवार पर चढ़ गया और छत के अंधेरे कोनों में इस तरह गायब हुआ जैसे वह परछाई का हिस्सा हो। पूरा घर अब एक कसाई खाने जैसे गंध से भरा हुआ था और मार्क को समझ में आ गया था कि लिली की हालत अब सामान्य नहीं है, क्योंकि उसकी आंखें पत्थर की तरह ठंडी हो चुकी थी और वह लगातार किसी अदृश्य चीज को देखकर मुस्कुरा रही थी। सारा ने लिली को कसकर अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे पीछे हटते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा, ताकि किसी तरह नीचे खड़ी अपनी गाड़ी तक पहुंच सके और इस नर्क से बाहर निकल सके। जैसे ही वह पहली सीढ़ी पर पहुंचा, पूरे घर की लकड़ी एक साथ चरमराने लगी और ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवारों के अंदर से हजारों की संख्या में कीड़े रेंग रहे हो। मार्क ने महसूस किया कि ऊपर छत से कुछ काला और गाढ़ा सा तरल चीज उनके ऊपर गिर रहा था, जो छूने में बर्फ जैसा ठंडा और चिपचिपा था। और जब उसने ऊपर देखा तो वह जीव ठीक उनके सिर के ऊपर उल्टा लटका हुआ था और अपनी लंबी उंगलियों से मार्क के बालों को छूने की कोशिश कर रहा था। मार्क ने बिना पीछे देखे सारा और लिली को धक्का दिया और वे सब सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गए, जहां नीचे का हॉल पूरी तरीके से कोहरे और धुंध से ढका हुआ था, जो बाहर के खुले दरवाजे से अंदर आ रही थी। वह दरवाजा जो मार्क ने खुद बंद किया था, अब वो पूरी तरीके से उखड़ा हुआ बाहर की तरफ गिरा था और बाहर के जंगल से वह सड़ी हुई गंध अब और भी तेज होकर अंदर आ रही थी। जैसे ही वो मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े, उन्हें एहसास हुआ कि बाहर की गंध में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई जोड़े सफ़ेद आंखें चमक रही थी, जो धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रही थी। मार्क की रूह कांप उठी, क्योंकि उसने सोचा था कि वह सिर्फ एक ही जीव से लड़ रहा है, लेकिन यहाँ तो पूरा जंगल ही जैसे उनके खिलाफ खड़ा हो गया था और वह जीव अकेला नहीं था। सारा ने गाड़ी की चाबी निकाली और पागलों की तरह बर्फ पर फिसलते हुए गाड़ी की तरफ भागी।
जबकि पीछे से वह जीव छत पर कूदता हुआ उनकी तरफ पहुंच रहा था। मार्क ने गाड़ी का दरवाजा खोला और सारा और लिली को अंदर धकेला, लेकिन जैसे ही वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा, एक ठंडे और लंबे हाथ ने उसकी गर्दन को पीछे से जकड़ लिया और उसे गाड़ी के बाहर खींचने की कोशिश की। मार्क ने अपनी केहनी से पीछे की ओर वार किया और किसी तरह खुद को छुड़वाकर गाड़ी के अंदर कूद गया और इंजन स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, लेकिन इंजन सिर्फ एक बार गड़गड़ाहट की आवाज़ करके शांत हो गया। बाहर वह जीव अब गाड़ी की विंडशील्ड पर आकर बैठ गया था और अपनी सिर को बार बार कांच पर पटक रहा था, जिससे कांच में दरारें पड़ने लगी थी और लिली की चीख पूरी गाड़ी में गूंज रही थी। सारा ने मार्क का हाथ पकड़कर उससे हिम्मत दिया और मार्क ने आखिरी बार पूरी ताकत से चाबी घुमाई और इस बार गाड़ी का इंजन एक आवाज़ के साथ चालू हो गया। उसने तुरंत गाड़ी को बैक गियर में डाला और तेजी से पीछे की ओर घुमाया, जिससे वह जीव बोनट से गिरकर दूर जा गिरा। लेकिन उसने हार नहीं मानी और गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। अंधेरी और फिसलन भरी सड़क पर मार्क गाड़ी को पूरी रफ्तार से दौड़ा रहा था और पीछे में उसे वह सफ़ेद आकृति अभी भी सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दे रही थी, जो अब धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। लिली अब शांत हो चुकी थी, लेकिन उसकी सांसें बहुत भारी थी और सारा उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मार्क का ध्यान उस सड़क पर था जो उसे मुख्य हाईवे की तरफ ले जा रहा था। अचानक गाड़ी के रेडियो से वही डरावनी फुसफुसाहट दोबारा आने लगी और इस बार वह आवाज़ सीधा लिली के गले से निकल रही थी, जिससे मार्क को एहसास हुआ कि वह जीव भले ही पीछे छूट गया हो, लेकिन उसका साया अभी भी उनके साथ है। यह इस खौफनाक रात का वह मोड़ था जहां उन्हें लगा कि वह बच तो गए हैं, लेकिन असली डर तो अभी भी उनके साथ उसी गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहा था और उसका असली रूप अभी सामने आना बाकी था। मार्क को लग रहा था कि वह उस जंगल और उस जीव से दूर भाग रहा है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि रेक जैसा जीव सिर्फ शरीर पर हमला नहीं करता, वह आत्माओं को अपना घर बना लेता है। गाड़ी हाईवे के मुख्य सड़क पर पहुंच चुकी थी और चारों तरफ बिछी सफ़ेद बर्फ पर हेडलाइट की पीली रोशनी एक धुंधला सा रास्ता बना रही थी, लेकिन गाड़ी के अंदर का माहौल बाहर की ठंड से भी ज़्यादा जमा देने वाला था। मार्क ने आईने में पीछे की सीट पर देखा, जहां लिली अपनी माँ की गोद में बिल्कुल सीधी बैठी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरीके से खुली हुई थी, लेकिन उनमें जीवन का कोई भी चमक नहीं था। बस सामने की तरफ एकटक देख रही थी। रेडियो से आने वाली वही अजीब सी घिसने वाली आवाज़ एक स्पष्ट फुसफुसाहट में बदल गई और मार्क की रूह तब कांप गई जब उसने गौर किया कि लिली के होठों से उस आवाज़ के साथ बिल्कुल सटीक तालमेल मिल रहा है। सारा ने रोते हुए लिली का चेहरा अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की, लेकिन लिली का शरीर किसी लोहे की छड़ की तरह बिल्कुल सख्त हो चुका था और उसके गले से वही सड़ी हुई गंध आने लगी थी जिसने उनके उस पुराने घर को अपने गंध से भर दिया था। अचानक लिली ने अपनी माँ का हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि सारा के मुंह से चीख निकल गई और तभी लिली के मुंह से एक अमान्य आवाज़ निकली जिसने कहा कि तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, हम तुम्हारे खून में बस चुके हैं। मार्क ने घबराहट में गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, जबकि बाहर का तापमान शून्य से भी नीचे था। तभी अचानक गाड़ी की छत पर एक बहुत ही भारी दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई ऊपर से कूदकर बैठ गया हो। गाड़ी की लोहे की छत धीरे धीरे अंदर की ओर चिपकने लगी और उन लंबे नुकीले नाखून ने छत को किसी कागज की तरफ फाड़ना शुरू कर दिया, जिससे अंदर ठंडी हवा का झोंका और बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। मार्क ने ऊपर देखा तो उसने पाया कि वही बिना पलकों वाली आंखें उसी फटी हुई छत से नीचे झांक रही है। वह जीव अब उनके बिल्कुल ऊपर था और अपनी लंबी जीभ से गाड़ी के अंदर की हवा को चाट रहा था। सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से प्रार्थना करने लगी, लेकिन लिली ने अचानक एक डरावनी हंसी के साथ अपनी माँ का गला घोटना शुरू कर दिया, जैसे वह अब लिली नहीं बल्कि उस जीव की कठपुतली बन चुकी हो। मार्क ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से लिली को रोकने की कोशिश की, लेकिन लिली की ताकत उस समय किसी साधारण बच्चे जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी और तभी गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ से जाकर टकराई और एक बहुत ही जोरदार धमाके के साथ सब कुछ थम गया। धुआं और बर्फ के बीच मार्क ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो देखा कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका था।
सारा बेहोश थी और उसका सिर बगल वाली खिड़की से टिका हुआ था, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। लिली वहां पर कहीं नहीं थी और गाड़ी फटी हुई थी। छत से आसमान साफ साफ दिखाई दे रहा था। मार्क लंगड़ाते हुए गाड़ी से बाहर निकला। उसने देखा कि बर्फ पर छोटे पैरों के निशान के साथ साथ उन लंबे नाखून वाले जीव के घसीटे जाने के भी निशान थे जो जंगल की तरफ जा रहे थे। उसने पागलों की तरफ लिली का नाम पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ अपनी ही आवाज़ सुनाई दी। तभी उसे थोड़ी दूर एक पुरानी चट्टान के पीछे वही सफ़ेद आकृति दिखाई दी जो लिली को अपने लंबे हाथों से उठाकर अंधेरे की तरफ बढ़ रही थी। मार्क ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका पैर वहीं बर्फ में धंस गया और वो वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने वह जीव मुड़ा और उसने एक आखिरी बार मार्क की ओर देखकर अपनी उंगलियां अपने होंठ पर रख ली, जैसे वो उसे खामोश रहने का इशारा कर रहा हो। सुबह जब पुलिस और बचाव दल वहां पहुंची तो उन्होंने मार्क को बर्फ में अधमरा पाया और सारा को गाड़ी के मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन लिली का कोई भी सुराग नहीं मिला। मार्क ने पुलिस को उस जीव के बारे में सब कुछ बताया, उस घर की दहशत और उस भयानक रात का एक एक पल उन सबको बताया। लेकिन जांच अधिकारियों ने इसे एक बहुत बड़ा दुर्घटना और गहरे सदमे के कारण पैदा होने वाला भ्रम कहकर टाल दिया। उन्होंने उस पुराने घर की तलाशी भी की, लेकिन वहां उन्हें सिवाय धूल और पुरानी लकड़ियों के सिवा कुछ नहीं मिला, जैसे वहां कोई कभी गया ही ना हो। सारा ने उस घटना के बाद कभी बात नहीं की और मानसिक रूप से अस्पताल में अपनी जिंदगी गुजार रही है, जहां वो अक्सर दीवारों पर उन लंबे नाखूनों वाले जीव का चित्र बनाती रहती है। मार्क आज भी उन जंगलों के पास वाले शहर में रहता है और हर रात अपनी खिड़की के पास बैठकर उन घने अंधेरे में देखता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि लिली अभी भी कहीं वहीं है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आज की अपनी दूसरी घटना की तरफ। मेरा नाम एंड्रियन क्लार्क है और ये घटना आज से करीब 7 साल पहले की है, जब मैं अमेरिका के ओरेगन राज्य के एक छोटे से और शांत कस्बे में रहा करता था। वह जगह शहर की भीड़-भाड़ से बहुत दूर थी और चारों तरफ घने जंगल फैले हुए थे। दिन में सब कुछ सब मानने लगता था। ठंडी हवाएं, साफ आसमान और पेड़ों के बीच से आती धूप। लेकिन रात होते होते वह जगह अलग ही महसूस होने लगती थी, जैसे अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं बल्कि अपने साथ कुछ और भी लेकर आता हो। उस समय मैं जंगल और दूर दराज जगहों की प्राकृतिक आवाज़ें रिकॉर्ड करने का काम करता था। मुझे हमेशा से ही सन्नाटा पसंद था। जहाँ दूसरे लोग डर महसूस करते थे, वहाँ मुझे अजीब सा सुकून मिलता था। मेरे किराए के छोटे से घर के पीछे लगभग आधी किलोमीटर दूर जंगल शुरू हो जाता था और कई दिनों तक मैं सिर्फ दिन में ही रिकॉर्डिंग करता रहा। हवा की सरसराहट, पक्षियों की आवाज़ें और दूर बहती पानी की हल्की सी गूंज, सब कुछ शांत और सामान्य था। लेकिन एक दिन मुझे लगा कि अगर रात की आवाज़ें रिकॉर्ड करूं तो काम और बेहतर हो सकता है। इसलिए उस शाम मैं अपने सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे मैं पेड़ों के भीतर जाता गया, ठंड बढ़ती गई और हवा में गीली मिट्टी और पत्तों की गंध भरती चली गई। ऊपर शाखाएं इतनी घनी थी कि आसमान मुश्किल से दिखाई दे रहा था। मैंने रिकॉर्डर चलाया और हेडफोन लगाकर सुनना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था। दूर कहीं उल्लू बोल रहा था, सूखी टहनियों के टूटने की हल्की आवाज़ आ रही थी और कभी कभी कोई छोटा सा जानवर मुझे भागता हुआ दिखाई दे जाता था। लेकिन लगभग आधी रात के बाद मुझे अचानक लगा कि सब कुछ एकदम शांत हो गया है। इतना शांत कि मुझे लगा मेरा हेडफोन बंद हो गया है। लेकिन मैंने उसे हटाया, पर जंगल सच में एकदम चुप था। उसी सन्नाटे के बीच मुझे बहुत धीमी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। वह हवा की आवाज़ नहीं थी, उसमें एक लय थी, धीमी और संभली हुई। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और आवाज़ तुरंत बंद हो गई। मैं स्थिर खड़ा होकर उसे सुनता रहा। कुछ सेकंड बाद वह सांस दूसरी दिशा में सुनाई देने लगी। मेरे भीतर हल्की सी बेचैनी हुई,
लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई घायल जानवर होगा। तभी सूखी पत्तियों पर दबे दबे कदमों की आवाज़ मुझे सुनाई दी। चाल अजीब थी, 2 कदम पास पास, फिर हल्का रुकना, फिर घसीटने जैसी आवाज़ें, धीमी आवाज़ें। मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा हो गया और उसी पल वह आवाज़ भी रुक गई। मैंने धीरे से अपने 1 कदम आगे बढ़ाया और तुरंत मेरे पीछे से सूखी टहनी की टूटने की आवाज़ आई। मैं झटके से मुड़ा और मैंने अपनी टॉर्च घुमाई। रोशनी पेड़ों पर घूमती रही, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर भी मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था कि अभी कुछ पल पहले कोई बहुत पास खड़ा हो। उस रात तो मैं जल्दी अपने घर लौट आया। जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तो शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था, फिर अचानक सन्नाटा और उसके बाद वही धीमी सांस लेती हुई आवाज़। इस बार इतनी पास से रिकॉर्ड हुई थी जैसे रिकॉर्डर के सामने कोई खड़ा हो। मैं देर तक उसे सुनता रहा और मुझे महसूस हुआ कि उस सांस में थकान नहीं थी, वह जैसे इंतजार कर रही हो। अगली रात में फिर वहाँ गया और इस बार थोड़ा और अंदर चला गया। जैसे ही मैं जंगल में पहुँचा, मुझे लगा गंध बदल गई है। मिट्टी और पत्तों की गंध के बीच एक कच्ची अजीब सी गंध घुली हुई थी। मैंने रिकॉर्डर चलाया और इंतजार करने लगा। आधी रात के बाद फिर वही हुआ। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इस बार मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरी चाल की कोई नकल कर रहा है। मैं रुका तो वह आवाज़ भी रुक गई। मैं चला तो वो फिर चलने लगी। मेरे गले में सूखापन महसूस होने लगा था। मैंने अचानक अपनी टॉर्च पीछे घुमाई। रोशनी पेड़ों के बीच गई और एक पल के लिए मुझे लगा जैसे कुछ सफ़ेद सा झुककर जमीन से चिपक गया हो। मैंने रोशनी वहीं रोक रखी थी, लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि मैं वहाँ पर अकेला बिल्कुल नहीं हूँ। जब मैं लौटने लगा तो मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीठ के पीछे उतनी ही दूरी बनाए हुए चल रहा है जितनी दूरी पर मेरी टॉर्च की रोशनी खत्म हो जाती है। जैसे ही मैं जंगल से बाहर निकला, वह एहसास अचानक खत्म हो गया। लेकिन उस रात मुझे नींद बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि हर बार आंखें बंद करते ही वही धीमी सांसें सुनाई देने लगती। और अब वह दूरी बिल्कुल नहीं थी, वह बहुत पास से आ रही थी। उस रात के बाद मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वह क्या है। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, सूरज निकलता, सड़कें शांत रहती और दूर पहाड़ियों पर हल्की धूप तैरती हुई दिखाई देती, जैसे दुनिया बिल्कुल सामान्य हो। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, मेरे भीतर बेचैनी शुरू हो जाती। मैं बार बार अपने घर के पीछे वाले जंगल की तरफ देखता और खुद को समझाने की कोशिश करता कि शायद यह सब मेरे दिमाग का खेल है। फिर भी उस रिकॉर्डिंग को सुनते समय हर बार मेरे शरीर में सिरहन दौड़ जाती, क्योंकि मेरी सांसों के बीच एक दूसरी धीमी सांस भी शामिल मुझे सुनाई देती थी, जो मेरे रुकते ही रुक जाती। तीसरे दिन मैंने तय किया कि मुझे डर से भागना नहीं चाहिए। अगर मैं वापस नहीं गया तो यह डर मेरे साथ हमेशा रहेगा। उस शाम आसमान बादलों से ढका हुआ था और हवा में ठंड पहले से कई गुना ज़्यादा थी। मैंने अपना छोटा सा रिकॉर्डर और टॉर्च लेकर फिर जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही पेड़ों के भीतर पहुंचा, मुझे तुरंत महसूस हुआ कि आज जंगल अलग है। हवा चल नहीं रही थी, फिर भी ऊंची शाखाएं हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें छुआ हो। मिट्टी नरम थी और हर कदम के साथ जूते हल्के धंस रहे थे। मैं उस जगह पहुंचा जहां पिछली बार मुझे वह एहसास हुआ था, और इस बार बैठने के बजाय मैं खड़ा होकर उन्हें सुनने लगा। कुछ मिनट तक दूर की सामान्य आवाज़ मुझे सुनाई देती रही, और फिर कुछ देर बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। यह सन्नाटा अब मुझे पहचान में आने लगा था, और इसके आते ही मेरे शरीर में तनाव भर गया। कुछ पल के बाद मेरे बाएं तरफ की घास बहुत हल्के से अलग हुई, जैसे कोई नीचे झुककर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। मैंने टॉर्च नहीं जलाई और अंधेरे में देखने की कोशिश की।
मेरी आंखें अब कम रोशनी में देखने की आदी हो चुकी थी। जमीन के पास कुछ हलचल थी, लेकिन साफ आकार दिखाई नहीं दे रहा था। वे हरकत रुकती, फिर थोड़ी आगे बढ़ती और फिर रुक जाती, जैसे कोई सुन रहा हो कि मैं हिल तो नहीं रहा। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे डर था उसकी आवाज़ बाहर सुनाई ना दे रही हो। फिर मिट्टी पर बहुत हल्के दबाव बने, जैसे किसी लंबे हाथ ने जमीन पर वजन रखा हो। कुछ सेकंड बाद वैसे ही दबाव थोड़ा आगे बना। अब मुझे साफ समझ में आ गया था कि जो कुछ भी ये था, अब वे चारों अंक के सहारे धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा है। मैं वहीं पर स्थिर खड़ा रहा। अचानक मेरी दाईं तरफ बहुत धीमे आवाज़ सुनाई दी, इतनी पास जैसे कोई मेरे कंधे के पीछे झुककर सांस ले रहा हो। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने झटके से टॉर्च जलाई और रोशनी दाईं ओर घुमाई। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन मिट्टी पर ताज़ा दबाव के निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे, जैसे लंबी उंगलियां जमीन में धंसी हो। उसी पल सामने झाड़ियों में तेज सी हरकत हुई और कुछ सफ़ेद सी आकार मुझे तेजी से पीछे सरकता हुआ दिखाई दिया। वे भागने जैसा नहीं था, बल्कि जमीन से चिपककर सरकने जैसा था। मेरी सांसें अटक गई। अब डर साफ महसूस हो रहा था। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। चलते समय मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे भी वैसे ही दूरी पर कोई चल रहा है। जब मैं धीमे होता तो वो भी धीमे हो जाता, जब मैं रुकता तब वो भी रुक जाता। जंगल फिर से बिल्कुल शांत हो गया था। यह किसी जानवर का व्यवहार तो बिल्कुल नहीं था। यह ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी हरकतों को महसूस कर रहा हो और उसी हिसाब से खुद को ढाल रहा हो। मैं रास्ते की तरफ बढ़ता रहा और अब मैं जंगल की सीमा के पास पहुंच चुका था। तभी अचानक वह एहसास खत्म हो गया, जैसे वह चीज़ उस सीमा को पार नहीं कर सकती। मैं सड़क तक पहुंचा और लंबे समय तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात घर पहुंचने के बाद भी मेरे कानों में वही धीमी सांसों की आवाज़ गूंजती रही। मैं बिस्तर पर लेटा रहा। कमरा शांत था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी सांसों की लय बदल गई है, जैसे कोई उन्हें सुन चुका हो और याद कर चुका हो। उस रात पहली बार मेरे मन में यह ख्याल आया कि शायद वो चीज़ मुझे देख नहीं रहा, वो मुझे सीख रहा है। उस रात के बाद मैं खुद को सामान्य रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक अदृश्य सा तनाव शामिल हो गया था। दिन में तो सब कुछ ठीक लगता, मैं काम करता, रिकॉर्डिंग सुनता और नोट्स बनाता, लेकिन जैसे ही शाम ढलती मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी जग जाती। ऐसा लगता था जैसे अंधेरा होते ही जंगल फिर से मुझे याद करने लगा है। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात वह रिकॉर्डिंग थी, जिसमें मेरी सांसों के बीच एक दूसरी धीमी सांस भी शामिल थी। वह हमेशा मेरे बाद ही शुरू होती थी और मेरे रुकते ही रुक जाती, जैसे कोई मेरी लय समझ चुका हो। मैंने कई बार खुद को समझाया कि शायद ये रिकॉर्डिंग वाली मशीन की ही कोई गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन हर बार सुनने पर वही पैटर्न मिलता। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि अब जंगल नहीं जाना चाहिए, लेकिन मन के भीतर एक अजीब सा सवाल बार बार उठता रहा, अगर मैं वापस नहीं गया तो क्या यह सब कुछ मेरे साथ हमेशा रहेगा। 5वें दिन की शाम मैंने तय किया कि एक बार और जाऊंगा, लेकिन इस बार जल्दी लौट आऊंगा। आसमान साफ था, ठंड तीखी थी और जमीन पर हल्की हल्की सी नमी चमक रही थी। मैं धीरे धीरे पेड़ों के भीतर चला गया। जैसे ही जंगल घना हुआ, वही जानी पहचानी गंध महसूस हुई। मैं उसी खाली जगह के किनारे गया और बिना हिले खड़ा होकर उन आवाज़ों को सुनता रहा। कुछ मिनट तक दूर की हल्की हल्की आवाज़ें आती रही और फिर दोबारा से वह आवाज़ें बंद हो गई। सन्नाटा फैलते ही वही तनाव दोबारा वापस लौट आया। इस बार मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा। मेरे पीछे सूखी पत्तियों पर हल्की आवाज़ें महसूस हुई। मैं मुड़ा नहीं। कुछ सेकंड बाद बाईं ओर और मिट्टी हल्की सी धंसी। फिर सामने की तरफ से घास बिल्कुल अलग हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे चारों तरफ घूम घूम कर दूरी और दिशा को समझ रहा हो। मेरी सांसें धीमी हो गई और उसी लय में मेरे रुकते ही मेरी बाएं ओर से वही धीमी सांसों की आवाज़ मुझे सुनाई दी।
वो बहुत पास थी। मैंने धीरे धीरे कहा, मैं जानता हूँ तुम यहीं हो। मेरी आवाज़ अंधेरे में कहीं खो गई और उसी पल सामने जमीन के पास हल्की सी हरकत मुझे दिखाई दी। एक लंबा पतला आकार धीरे धीरे ऊपर उठा। उसका शरीर जमीन से ज़्यादा दूर नहीं था। हाथ और पैर मिट्टी को छू रहे थे और सिर एक ऐसे कोण पर झुके थे जो किसी इंसान जैसा लग ही नहीं रहा था। वह पूरी तरह स्थिर हो गया। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उसका ध्यान मेरी ओर है। मैं एक कदम पीछे हटा और वह चीज भी उतने ही पीछे सरकी। मैं रुका, वो चीज भी रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे दूरी बनाए रखने का कोई नियम मान चुकी हो। कुछ पल के बाद उसने दाईं तरफ सिर झुकाया और फिर बाईं तरफ, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसकी हरकतों में जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि धैर्य था। फिर वो धीरे धीरे आगे सरका। उसकी उंगलियां मिट्टी में धंसती और बिना आवाज के बाहर निकल आती, जैसे वह जमीन को पकड़कर सरक रहा हो। मेरी धड़कन तेज हो गई थी। मैंने टॉर्च जलाई। रोशनी सीधा उस पर पड़ी। एक पल के लिए वो मुझे साफ दिखाई दिया। लंबा, असामान्य रूप से पतला शरीर, त्वचा फीकी और आंखें बिना पल के झपकाए मेरी तरफ टिकी हुई। उसने पीछे छलांग नहीं लगाई, बस एक झपटे में पीछे सिरक गया और पेड़ों की परछाई में कहीं घुल सा गया। लेकिन वह गया नहीं था। मेरी बाएं ओर फिर से वही धीमे सांसों की आवाज़ सुनाई दी। इस बार इतने पास की लगा जैसे कोई मेरे कंधों के पीछे झुका हो। मैं तुरंत पीछे हटने लगा और रास्ते की ओर बढ़ता गया। चलते समय फिर वही एहसास बना रहा, जैसे मेरे कदमों के साथ कोई चल रहा हो। जब मैं धीमे होता तो वो भी धीमे हो जाता और जब मैं रुकता तब वो भी शांत हो जाता। जैसे ही मैं जंगल की सीमा तक पहुंचा, वह एहसास अचानक खत्म हो गया। मैं सड़क पर आ चुका था, लेकिन इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह मैं दिन की रोशनी में वहां गया। खुली जगह के किनारे मिट्टी पर गहरे दबाव के और लंबी उंगलियों के निशान थे, और वे निशान किसी सामान्य जानवर के निशान से मेल ही नहीं खा रहे थे। घास कुछ जगह पर दबकर चिपकी हुई थी, जैसे कोई लंबे समय तक वहीं बैठा हो। मैंने तस्वीरें ली, लेकिन उन्हें किसी को दिखाने का मन नहीं हुआ। स्थानीय दुकान वालों से बात की तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि रात के बाद जंगल में जो सुनाई दे उसका पीछा नहीं करना चाहिए। कुछ हफ्तों बाद मैंने वह कस्बा छोड़ दिया। आज भी कई साल गुजर जाने के बाद जब रात गहरी होती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, मैं अनजाने में अपनी सांसों पर ध्यान देने लगता हूँ।